तो स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। हम अभी पढ़ रहे थे राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल के क्या कार्य होते हैं? राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। पहला तो ये था चुनाव लड़ते हैं वो, और उसके बाद ठीक है चुनाव लड़ने के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। उम्मीदवार खड़ा करने के कई तरीके होते हैं। जैसे अमेरिका और कई देशों में उम्मीदवार का चुनाव कौन करता है? जो राजनीतिक दल है तो उसके सदस्य और समर्थक मिलकर करते हैं। लेकिन कई जगह पे राजनीतिक उम्मीदवार का चुनाव कौन करता है? वो जो दल का नेता होता है वो उम्मीदवार चुनता है, ठीक है। जैसे भारत में क्या होता है, दल का नेता ही ज्यादातर उम्मीदवार चुनता है कि हमारे पार्टी से कौन खड़ा होगा। उसके बाद है राजनीतिक दल के दूसरे कार्य क्या है? राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखता है कि हम अगर ये जीतेंगे तो ये सब चीजें करेंगे, ठीक है। देश की कौन सी नीतियाँ ठीक है और कौन सी नीतियाँ अलग है, ठीक है जी। इसके बाद क्या है? पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। कानूनों पर औपचारिक बहस तो होती है, लेकिन बहस संसद भवन से पहले पार्टी में हो चुकी होती है। और संसद भवन में अगर कोई संसद भवन में तभी कोई जो प्रतिनिधि उस पर हाँ या ना करता है जब पार्टी में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया जाता है कि हाँ इस पे हाँ करना है कि ना करना है, ठीक है। विधायिका के अधिकतर सदस्य जो होते हैं किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं, किसी न किसी पार्टी के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर ही फैसला करते हैं, ठीक है ना। उनके दल के अगर नेता ने कह दिया कि हाँ इस कानून को आप समर्थन देना संसद भवन में, तो वो समर्थन देगा, और नहीं देना तो नहीं देगा, ठीक है। राजनीतिक दल तीसरा काम क्या करते हैं? दल ही जो होते हैं सरकार बनाते हैं और चलाते हैं, ठीक है। अगर किसी पार्टी से कोई चुना जाता है प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि सिर्फ अपने पार्टी की ही आवाज होता है एक तरह से, ठीक है। जो दल है वही सरकार बना रहा है और चला रहा है। पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं, और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। जो राजनेता होते हैं वो विभिन्न विभिन्न दलों के यानी विभिन्न पार्टियों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है, ताकि वो पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। तो जो भी प्रतिनिधि आप चुन के भेज रहे हो, अगर वो किसी न किसी पार्टी से आ रहा है, ठीक है, किसी पार्टी से आ रहा है प्रतिनिधि किसी पार्टी से आ रहा है, तो वो किसके कहने पर काम करेगा? वो पार्टी के कहने पे ही काम करेगा। पार्टी जैसा उसे आदेश देती है काम करवाती है। वो प्रतिनिधि हो सकता है सरकार में बन जाए, मंत्री भी बन जाए, ठीक है, लेकिन काम वही होता है जो पार्टी की इच्छा अनुसार ही होता है। फिर पांचवा क्या था? फिफ्थ पॉइंट क्या था? चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो जो दल चुनाव हार जाता है, जैसे बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, अगर कांग्रेस जैसे हार गई और बीजेपी जीत गई, तो ये सरकार बनाएगी, ये दल सरकार बनाएगा और ये दल विपक्ष में बैठेगा, ठीक है ना। ये दल विपक्ष में बैठेगा। चुनाव हारने के बाद शासक दल जो होता है शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका आता है हारने के बाद। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ साथ वो अपनी राय भी रखता है कि हाँ ये नीति गलत है, और राय रखता है कि क्या होना चाहिए। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। आम जनता का करते हैं, जागृत करते हैं कि देखिए सरकार ये चीज गलत कर रही है, और जनता समर्थन जुटाते हैं उसके लिए। इसके बाद क्या है? जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत निर्माण में वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। देखिए पार्लियामेंट के अंदर अगर मान लिया जाए कि कोई कानून पर बहस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 10 सदस्य थे, टोटल 10 ही सदस्य मान लो एग्जाम्पल को आसान करने के लिए 10 सदस्य थे, ठीक है ना। 10 में से आपके जो 5 और 3 8 एक दल के सदस्य हैं, ठीक है। 5 और 2 7 एक दल के सदस्य हैं, और वो कानून पे बहस चल रही है कानून पास करवाने की। तो 7 एक तरफ हो जाएंगे तो कानून पास हो जाना चाहिए। लेकिन विपक्षी दल क्या करता है? कानून पास हो या ना हो, लेकिन लोगों का इस पर ध्यान जाए, तो इसके लिए वो बहस करता है, ठीक है। वो बहस करता है। कभी कभी वो क्या करता है? अपनी सीट कुर्सी छोड़ के उठ के चला जाता है, ठीक है। जब उसे लगता है कि वोट आउट नहीं कर सकता, वोट में जीत नहीं सकता वो कानून पास कर हराने में, तो क्या करता है? उठ के चला जाता है। उठ के जाने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई गलत काम कर रहा है। उठ के जाने का मतलब है वो
अपनी तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता है कि हम किस लिए उठ के चले गए, ठीक है, हम किस लिए उठ के चले गए। तो वो मुद्दों को उठाते हैं, उन पर बहस करते हैं और लोगों का ध्यान उन पर केंद्रित करवाते हैं, जनमत निर्माण करवाते हैं, ठीक है। जब लोगों को पता लगता है कि ऐसे विशेष मुद्दों के ऊपर बात चल रही है और कोई पार्टी के सदस्य उठ के खड़े होकर चले गए, तो क्या मुद्दा क्या था वो, तो लोग उस पर ध्यान केंद्रित होता है लोगों का। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं, जो पार्टी होती है उसके कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं, समाज के विभिन्न वर्ग में उनके मित्र संगठन। हेलो, हाँ जी, हाँ। छठा क्या था, जनमत निर्माण में दल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हो रहा है जी, तो मुद्दों को उठा उन पर बहस करते हैं और उनके कार्यकर्ता भी देश भर में बिखरे होते हैं। वो कार्यकर्ता क्या करते हैं, मित्र संगठन बनाते हैं, दबाव समूह का काम करते हैं, ठीक है, या कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर खुद आंदोलन भी करते हैं। उनके कार्यकर्ता लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों के द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोग अपनी राय बनती है, समाज के लोगों की राय बनती है, ठीक है। जो राय कोई दल का नेता या कोई दल के लोग रख देते हैं, तो लोग उसी राय के आसपास ही अपना अपना सब वो रखते हैं, अपनी राय देते हैं, ठीक है। दल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई मुद्दा भी कभी भी उठता है, कोई मुद्दा, उस पर सबसे पहले बहस कौन करना शुरू करता है, जो किसी न किसी पार्टी के सदस्य या कार्यकर्ता रह चुके हैं या हो, ठीक है। वो फिर मित्रों से बात करते हैं, अलग अलग जगह पे बात करते हैं, फिर धीरे धीरे लोग राय बनाना शुरू करते हैं। अब तो क्या हो गया, सोशल मीडिया का हो गया, तो कार्यकर्ता क्या करते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उसको अपनी राय को, जो भी उनको सोचते हैं वो भेज देते हैं कि ये सरकार ये गलत कर रही है, सही कर रही है। फिर और क्या कार्य करते हैं दल पार्टियां जो कहती हैं, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता ही क्या करते हैं, पार्टी ही क्या करती है, जो कल्याण कार्यक्रम चल रहे हैं उन तक लोगों की पहुंच बनाती है। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से, जैसे कि क्या होता है कि अभी हम कोई काम करवाना है हमें, ठीक है, सरकारी ऑफिस पे, तो हम क्या करते हैं, नहीं हो रहा है कि कार्यकर्ता है किसी उसके पास जाते हैं, तो उससे बोलते हैं कि ये काम कैसे होगा, मतलब इसका क्या तरीका है जाने का, आप क्या हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो वही जान पहचान बनाता है। हम क्या करते हैं, सरकारी अधिकारी से जान पहचान बनाने के बजाय उस कार्यकर्ता या पार्टी के नेता से जान पहचान बनाते हैं लोग, और उसे संपर्क बनाते हैं। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं, उनको काम निकलवाना होता है, ठीक है। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांग और जरूरतों पर पूरा ध्यान देना होता है, क्योंकि उनको चुनाव में भाग लेना है। ये तो दल के कार्य हो गए। क्या क्या कार्य थे हमारे, चुनाव लड़ना, और उसके बाद क्या था, क्या कहते हैं, मतदाताओं के सामने अपनी अलग अलग नीतियों कार्यक्रमों को रखते हैं कि हम क्या क्या कार्य करेंगे, हमारे क्या क्या राय है, हमारी क्या विचारधारा है। उसके बाद कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दल ही आखिर फैसला करता है कि किन मुद्दों पे हाँ या ना करना है। ये सब चीजें करते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है, ये मैंने शुरू में बता दिया था। राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है, लोकतंत्र के लिए। दलों के काम की इस सूची से उस सवाल को जवाब मिल जाता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था कि दरअसल हमें राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों आती है। पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है, आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। आधुनिक लोकतंत्र जो है वो राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता है, क्या दिक्कत है राजनीतिक दलों के बिना चलाने में, दलों के बिना क्या स्थिति होगी। इसकी कल्पना करके ही हम उनकी जरूरत को समझ सकते हैं। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र और निर्दलीय हो जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है, राजनीतिक दल नहीं, आपके पास ऑप्शन दे दिए गए हैं कि आपके पास 10 इतने सारे लोग हैं, इनमें से किसी को चुनना है, ठीक है। सभी नेता जो हैं, सभी उम्मीदवार स्वतंत्र होंगे और स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। तब कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने में स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर इसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। क्या उपयोगिता रहेगी इसकी, निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए जवाबदेह हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। अभी क्या है कि बीजेपी जैसे पावर में है, तो अगर बीजेपी ने काम नहीं किया, ठीक है, अगर सरकार ने काम नहीं किया तो क्या करेंगे, हम बीजेपी को ही पावर आउट करेंगे ना। अगर सरकार काम नहीं करती तो हम बीजेपी को पावर आउट करेंगे। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है किसको पावर में लाना है, किसको नहीं लाना।
और जब सब निर्दलीय हो जाएंगे तो आप किसी एक को पावर में आउट करके किसी एक को अगर अगली बार चुनाव में नहीं जिताओगे तो क्या जरूरी क्या आपको 100% श्योर रहोगे सरकार अगली बार काम करेगी? कि सरकार तो वो एक आदमी नहीं था ना, ऐसे तो कई 543 लोग अगर स्वतंत्र 543 उम्मीदवार प्रतिनिधि वहां बैठे रहेंगे तो कैसे पता लगेगा कौन प्रतिनिधि गलत काम कर रहा है, कैसे सही काम हो रहा है, किसको चुनाव में अगली बार मौका देना है, किसको नहीं देना है। अगर मान लीजिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, डिफेंस का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और कुछ गड़बड़ होती है तो कैसे हम किसको वोट आउट, किसको चुनाव से अगली बार बाहर करेंगे? ठीक है, ये तय कर पाना आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा जिसको मान लीजिए उसको पता है कार्यपालिका में कितने लोग थे, डिफेंस मिनिस्टर कौन था, उसके नीचे स्टेट मिनिस्टर कौन था और क्या कैबिनेट में क्या फैसला हुआ था, ये सब जो पूरा फॉलो रखेगा उसको पता होगा कि किसने गलत काम किया है। लेकिन क्या वो उसी निर्वाचन क्षेत्र का है कि नहीं है? जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि हाँ ये हाँ गलती हुई थी, लेकिन मैं इस जो रक्षा मंत्री इसके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं हूँ, मैं बिहार में हूँ और रक्षा मंत्री गुजरात से था, तो मैं इसको वोट आउट नहीं कर सकता ना। तो मेरे को फिर जनता को मुश्किल हो जाएगा कि जवाब, क्योंकि कोई जवाबदेही, ये पूरा जवाबदेही नहीं है। अगर एक राजनीतिक दल होता तो जवाबदेही होती, सरकार जो बनती है वो एक राजनीतिक दल बनाता है सरकार को, जो सरकार गलत काम कर रही है मतलब वो राजनीतिक दल ने गलत काम किया। ठीक है, तो अगली बार जनता क्या करती है, राजनीतिक दल को ही वोट आउट करती है, पूरे दल को ही, पार्टी को मौका नहीं देती। कांग्रेस को देती थी, अब कांग्रेस को नहीं दिया, बीजेपी को दिया है। तो लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि हाँ इस बार किसको जिताना है या इस बार किसको हराना है। अगर एक एक रहेगा, सभी प्रतिनिधि जो होंगे अंदर स्वतंत्र निर्दलीय रहेंगे, तो किस काम के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए ये आम जनता तय नहीं कर पाएगी, उसकी समझ से थोड़ा सा परे हो जाएगा। उसको रोज के न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, रोज करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, रोज टीवी देखना पड़ेगा, न्यूज देखना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा, तब जाके वो फैसला कर पाएगा। तो किसान जवान ये सब फैसला नहीं कर पाएंगे। अभी किसान किन मुद्दों पे काम कर वोट देता है, किसान के लिए कौन सी पार्टी आगे आ रही है, तभी वोट देता है ना। स्वतंत्र होने पे सिर्फ निर्दलीय है, स्वतंत्र है, उसके लिए उससे वोट नहीं देता, वो कहीं कहीं चलता है। ठीक है, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। जब सब स्वतंत्र हो जाएंगे, सारे प्रतिनिधि स्वतंत्र हैं, तो उत्तरदायी कौन रहेगा? कोई उत्तरदायी नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि मान लीजिए पिछले 10 साल में काम नहीं हुआ, तो हम पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि 10 साल से कौन सी सरकार थी, किसकी सरकार थी, कांग्रेस की थी, बीजेपी की थी, जेडीयू की थी, आरजेडी की थी, ये दिमाग में आता है। तो पहले दल दिमाग में आता है। ठीक है, क्या पता जिसने गलत काम किया वो प्रतिनिधि मेरे क्षेत्र से हो ही नहीं, तो मैं फिर क्या उखाड़ लूंगा उसका? मैं उसको वोट नहीं दे, वोट दूं या मैं तो उसको वैसे भी वोट नहीं दिया था। ठीक है, हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का उदाहरण, जैसे गैर दलीय आधार पर होते हैं पंचायत चुनाव होते हैं, उसमें बीजेपी कांग्रेस का चक्कर नहीं होता, उसमें ऐसा कोई दल नहीं बनता है। तो उसमें क्या देखते हैं हम, उदाहरण सामने रख के इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनाव में दल जो होता है औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बंट जाता है। हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवार का पैनल उतारता है। ठीक है, राजनीतिक दल भी यही काम करता है। यही कारण है कि दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं। लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल हैं, अलग अलग नाम है उनके, चाहे देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील, विकसित हो गया हो या विकासशील हो या विकसित हो रहा है। ठीक है, सभी जगह राजनीतिक दल होते हैं। तो राजनीतिक दल के होने के क्या क्या जरूरतें हैं जो ये राजनीतिक दल काम करती हैं? ठीक है, वो करवाना। राजनीतिक दल का जो काम करते हैं उसके लिए राजनीतिक दलों की जरूरत है, प्लस किसके लिए जरूरत है, कोई कौन जवाबदेह रहेगा सरकार के लिए, सरकार के लिए कौन जवाबदेह रहेगा उसके लिए जरूरी है राजनीतिक दल। और लोकतंत्र के लिए जरूरी है राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारा जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधि पर आधारित है, प्रतिनिधित्व पर आधारित है। हम डायरेक्ट लोकतंत्र में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधि भेजते हैं लोकतंत्र के लिए। तो हमारा लोकतंत्र जो है प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र है। और राजनीतिक दलों का जो उदय हुआ है, जो जन्म हुआ है, इसी के साथ साथ हुआ है। ठीक है, इसी के साथ हुआ है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। बड़े समाजों के लिए, जब समाज बड़े हो और जटिल हो, तो विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने। अब क्या है कि मान लीजिए 135 करोड़ लोग हैं,
135 करोड़ लोगों में मान लीजिए कि 10,000 समस्याएं हों, बड़ी समस्याएं 10,000, तो क्या हम 10,000 लोगों को लोकसभा में बैठाना पड़ेगा क्या हमको? हम क्या करेंगे कि जो राय मिलती जुलती है वो एक पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, जिनकी राय मिलती जुलती है। मान लीजिए कि 5,000 लोगों की राय मिलती जुलती थी, जो 5,000 प्रॉब्लम थी वो मिलती जुलती थी कि ये पार्टी इन प्रॉब्लम्स को सुलझा सकती है, एक पार्टी। तो क्या हो गया, एक राय, तो हमने 5,000 राय जो थी उसको एक कंसोलिडेट, मतलब वो कर दिया, क्या बोलते हैं, समेट लिया। ठीक है, राय को समेट लिया है, विभिन्न मुद्दों और अलग विचारों को समेट लिया गया है और सरकार की नजर में लाया गया उसको। हम 10, अगर 5,000 मुद्दों को सरकार को बताने जाते तो सरकार सुनती नहीं उसके लिए। 5,000 मुद्दों को कैसे सरकार के सामने रखते? तो हमने एक ऐसा दल को सामने रखा जो इन 5,000 मुद्दों के लिए बात करता हो। ठीक है, के लिए किसी भी माध्यम में एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। ठीक है, प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार जो होती है कि ऐसी जो भी जरूरतें होती हैं राजनीतिक दल उसको पूरा करते हैं। प्रतिनिधि सरकार की जो जरूरतें होती है उसको राजनीतिक दल पूरा करते हैं। जो लोगों की जरूरतें हैं वो भी राजनीतिक दल पूरा कर रहे हैं और जो प्रतिनिधि सरकार की जरूरतें हैं उसे भी राजनीतिक दल पूरा करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, कितने राजनीतिक दल होने चाहिए? अब सवाल है कि ठीक है राजनीतिक दल तो होने चाहिए, लेकिन कितने? कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितने राजनीतिक दल होने चाहिए? लोकतंत्र में अब नागरिकों को तो पूरा अधिकार है कि वो अपना संगठन बना सकता है। ठीक है, कोई भी समूह या राजनीतिक दल बना सकता है। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। कोई भी समूह नागरिकों के, मतलब मान लीजिए कि 5-6 लोग मिले, उन्होंने राजनीतिक दल बना दिया और धीरे धीरे अपने साथ लोगों को जोड़ा। ठीक है, जैसे 2014 में, जब 2011 से जब वो अन्ना हजारे वाला लोकपाल वाला मूवमेंट चला था, आंदोलन चला था, तो शुरू में राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन बाद में क्या, केजरीवाल और कुछ लोगों ने मिलकर, 100-150 लोगों ने मिलकर अपना राजनीतिक दल बना लिया, आम आदमी पार्टी करके। ठीक है, तो लेकिन कितने दल बने? क्योंकि नागरिकों कोई भी समूह दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। अगर ये इस तरीके से देखा जाए तो देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत करने वाले दलों की संख्या कितनी है? 750 राजनीतिक दलों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, रजिस्टर्ड है ये। ठीक है, ये रजिस्टर्ड है 750 पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। आप 750 अगर पार्टियां लोकसभा के चुनाव होते हैं तो मेन आप ऊपर कंटेंडेंट्स में किसको देखते हो? बीजेपी, कांग्रेस, ये दो तो मेन होती है। इसके बाद AIDMK और तृणमूल कांग्रेस, BSP, JDU, कुछ मिला के आप उसको उंगलियों पे गिन सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 15 या ज्यादा से ज्यादा 15 से 16 इतनी पॉलिटिकल पार्टियां होंगी जो मेन चुनाव में चुनौती देती हैं। ठीक है, और चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में होती हैं। आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। 750 पार्टियां हैं, लेकिन सभी पार्टियां सक्रिय भी नहीं रहती, कुछ ही पार्टियां सक्रिय होती हैं, कुछ पार्टियां ऐसी बन के रह गई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना जरूरी है, अच्छा है? कई देशों में सिर्फ एक ही दल होता है। ठीक है, एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। इस कारण उसे एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे चाइना में हमने देखा था, चाइना में एक ही दल है। ठीक है ना, चाइना में एक ही दल है, कम्युनिस्ट पार्टी, CP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, और इसी को सरकार बनाने और चलाने का, इसको अपने ही प्रतिनिधि खड़े करने का मेंबर खड़ा करता है, उसके लिए वो यही मेंबर खड़ा करता है। 4-5 मेंबर खड़ा कर दिया है, लोगों को वोट देना है इनमें से। ठीक है, सरकार भी यही चला रहे हैं। तो चीन में कक्षा 9 में हमने देखा था, चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहां के लोगों को भी राजनीतिक दल बनाने की आजादी है, पर वहां की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदता की अनुमति नहीं देती। आप राजनीतिक दल बना सकते हो, लेकिन स्वतंत्र प्रतिद्वंदता की अनुमति नहीं है वहां पे चुनाव के लिए। आप स्वतंत्र रूप से जाके चुनौती नहीं दे सकते, मतलब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। राजनीतिक दल बनाओ दबाव बनाने के लिए। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ ही नहीं दिखता। जब चुनाव ही नहीं लड़ सकता तो राजनीतिक दल बना के फायदा क्या है?
इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। तो हमने एग्जाम्पल देखा था 1958 में, जब क्या कहते हैं 1958 से लेकर 1961 तक चाइना और भारत दोनों जगह पे वो आया था, क्या कहते हैं, भूखमरी हुई थी, फेमाइन आया था, अकाल पड़ा था, है ना, चाइना और भारत दोनों में। चाइना में लगभग 5 करोड़ लोग मर गए थे भूखमरी से, क्योंकि वहां पे एक दलीय सरकार थी। उसे उसे मतलब नहीं था लोग मर रहे हैं कि जी रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं था। लेकिन भारत में सर्व कई दलीय थे, ठीक है। तो जो जो पार्टी थी सरकार में, उसको वो मजबूर थी कि लोगों की बातें सुने और लोगों के लिए काम करे, नहीं तो लोग अगली बार उसको चुनाव में हटा देते, ठीक है। तो इसलिए भारत में उतना असर नहीं हुआ इस भुखमरी का, लेकिन चाइना में क्योंकि सरकार को मतलब ही नहीं था, ठीक है, उसको ये नहीं, उसको वो जवाबदेही नहीं थी, क्योंकि उसको इलेक्शन में वोट आउट नहीं किया जा सकता था, उसको हराया नहीं जा सकता था, क्योंकि वही पार्टी ही है, एक ही पार्टी है, तो उसको कैसे हराएगी कोई। तो ये लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है, एक पार्टी सिंगल पार्टी सिस्टम में लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए, कम से कम दो दल, कम से कम हो गए दो दल, तो ज्यादा ज्यादा कितना। साथ ही उन्हें सत्ता में ना आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए दोनों दलों को। कुछ देशों में आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच बदलती रहती है। कई देश आप देखोगे तो वहां पे दो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जैसे यूएसए में लगभग दो दल ही हैं, दो या तीन दल हैं। तो कुछ देशों में मुख्य तौर पर दो ही दल के बीच सत्ता बदलती रहती है। वहां अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, वे चुनाव लड़के कुछ सीटें जीत जाएं, पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के लिए प्रबल दावेदार होते हैं। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही दो दलीय व्यवस्था है, ठीक है। अमेरिका में क्या है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन है, दो ही दल है जो मेन है। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो, और देखना ये जो यूएसए का इलेक्शन भी हो रहा है इस बार, तो इसको इलेक्शन को थोड़ा गौर से देखना और समझना टीवी न्यूज चैनल पे कि यूएसए में इलेक्शन कैसे होता है, कैसे पार्टियां अपने एक ही उम्मीदवार, कैसे सिर्फ राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। यहाँ हर जगह से निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनते, और जैसे हम क्या करते हैं, एमपी चुनते हैं अपना, फिर वो एमपी प्रधानमंत्री चुनता है। यहाँ सीधा। भाई, हाँ बोलिए। ऐसे कि हवा बहुत तेज आ रही है मेरे तरफ से लगता तो यही है, पता नहीं। एक मिनट होल्ड करना, मैं ट्राई करता हूँ। तो आप देखोगे कि यूएसए में इलेक्शन चल रहा है, होने वाला है, तो आप उस पर नजर रखना कि वहाँ कैसे इलेक्शन होता है, कैसे सिर्फ एक पार्टी, एक ही इंसान के लिए पूरे देश में इलेक्शन होता है। हमारे देश में कभी ऐसा नहीं होता कि एक इंसान के लिए पूरे देश में इलेक्शन, एक पद के लिए इलेक्शन हो, कभी एक पद के लिए इलेक्शन कभी नहीं होता। हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, बाकी हमारे कोई मतलब नहीं होता आगे क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यूएसए में एक राष्ट्रपति को चुनना होता है, पूरे देश में उस राष्ट्रपति के नाम पे वोटिंग होती है, ठीक है। तो वहाँ कैसे कौन से दो दल हैं, कौन किस दल से खड़ा है, ये भी पता करना आप लोग, ठीक है, कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किस दल के नेता है, और दूसरे जो दल है वो उसकी नेता कौन है, ठीक है। तो जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ होती है, तो दो दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर दूसरों के से, देखो, जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और दो दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों के से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। या तो अपने दम पे मेजोरिटी लाओ, या मेजोरिटी नहीं, किसी को नहीं मिल रही तो 4-5 पार्टियां, 7-8 पार्टियां मिल जाओ और फिर मेजोरिटी बनाओ, तो ये होती है बहुदलीय व्यवस्था। भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है। हमारे यहाँ कई दल हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, कई दल हैं, ठीक है। और सभी दल सरकार में आते हैं, कई दल सरकार में, जैसे अभी क्या है, एनडीए की सरकार है, वो तो इस बार मेजोरिटी मिल गई बीजेपी को, लेकिन सरकार अभी भी एनडीए की है। एनडीए मतलब बीजेपी प्लस कम से कम 20 पार्टियां और हैं, ठीक है। बीजेपी प्लस 20 पार्टी है एनडीए में। उसी तरह कांग्रेस है, अभी जो चल रहा है बीजेपी +20 है सरकार में तो यही दोनों होंगे, क्योंकि बीजेपी। अभी सरकार। उसके बाद क्या है, इस व्यवस्था में, बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है, कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बनाते हैं, सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है, तो उसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 में संसदीय चुनाव में भारत में 3 प्रमुख गठबंधन थे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है, एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, फिर है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए, ये कांग्रेस वाला गठबंधन है,
ठीक है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, फिर है वाम मोर्चा जो सीपीआई वाला है। तो ये 3 मेन गठबंधन है, मुख्य गठबंधन थे 2004 में। अक्सर बहुत, अब इसमें एक एक में ऐसा नहीं कि एक गठबंधन में 2 ही 3 पार्टियां, इसमें कम से कम 20-22 पार्टियां थी। ठीक है, यूपीए में कम से कम ऐसे ही ज्यादा काफी पार्टियां हैं। ठीक है, अक्सर बहुदलीय व्यवस्था में बहुत घोलमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। क्या होता है राजनीतिक अस्थिरता, जब बहुत लोग पार्टी में, जैसे कि मान लीजिए यूपीए ने सरकार बनाई, जैसे 2004 में यूपीए ने सरकार बनाई थी, इसमें कांग्रेस प्लस कई लोग, कई पार्टियां थी, कांग्रेस प्लस लगभग कम से कम 12-13 और पार्टियां होंगी मेन, और भी छोटी मोटी होंगी, लेकिन कांग्रेस प्लस 12-13 मेन थी। इन्होंने सरकार बनाई थी। अब क्या होता, अगर मान लीजिए कांग्रेस की मेजोरिटी नहीं थी उस टाइम, तो इनको हर पार्टी की बात सुननी थी कांग्रेस को, नहीं तो वो अपना वोट वापस ले लेती, अपना समर्थन वापस लेती और सरकार गिर जाती। इस सरकार गिरने के डर से, जो होती है राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है कि कब तक चलेगी सरकार। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक टाइम 13 दिन के लिए चली थी, और एक वोट वापस, एक समर्थन वापस चला गया था और सरकार गिर गई थी। ठीक है, तो ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है कि समर्थन वापस लेने की धमकी देने के लिए। जैसे पहले लालू यादव ने, उससे पहले जब कांग्रेस की पार्टी थी गठबंधन की, तो उस टाइम भी ऐसे हुआ था। ठीक है, अस्थिरता की तरफ जाती है, पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। लेकिन फायदा भी है इसका कि विभिन्न हितों, अलग अलग हितों और विचारों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। क्योंकि आप मान लीजिए कि यूपीए की सरकार है, ठीक है, यूपीए में कांग्रेस प्लस 15-16 पार्टियां हैं, तो जो एक छोटी पार्टी होगी उसका भी यूपीए में अगर कुछ कोई प्रतिनिधि है, उसके भी विचार जो होंगे उसको एक बड़े तौर पर रखा जाएगा यूपीए में। ठीक है, तो हितों को और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद है, तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है, कौन सी प्रणाली बेहतर है? अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल में संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है, ये सवाल ही अच्छा नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है कि आप दल चाहते कि नहीं चाहते। आप अगर बोल दो कि नहीं, हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो संविधान में लिखा ही नहीं गया था ना, पॉलिटिकल पार्टी के लिए संविधान में नहीं लिखा गया था कि राजनीतिक दल होंगे। उसने तो संविधान में तो लिखा गया कि प्रतिनिधि आएगा, कई सभी निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिनिधि आएंगे और वो अपना नेता चुनेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री बनाएंगे उसको। तो राजनीतिक दल नहीं थे, लेकिन क्या किया, राजनीतिक दल बने, लोगों ने दल बनाया और फिर इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ा, अपने उम्मीदवार खड़ा किया। तो ये तो अप्रूपीय हो गया। ठीक है, ये अपने आप हुआ है, इसके लिए संविधान में नहीं लिखा गया था। तो ये मुल्क के हाथ में नहीं होता कि दलीय व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। हाँ, ये होता है हाथ में कि एक दल होगा कि बहुदलीय होगा। ठीक है, ये हो सकता है। एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है। ठीक है, इसमें समाज की प्रकृति, इसके जो सामाजिक विभाजन हमने देखा, जितने सामाजिक विभाजन होंगे उतने राजनीतिक दल बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस समाज में जो लोग रहते हैं उनका कोई नेता आके अपना राजनीतिक दल बनाएगा ताकि अपने हितों की बात कर सके। इस समाज के नेता मिलके, कई लोग मिलके अपने नेता खड़ा करेंगे, वो अपना पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे। तो हमारे समाज में जैसे जैसे सामाजिक विभाजन है, राजनीतिक विभाजन है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, चुनाव प्रणाली क्या है, ठीक है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। सभी चीजें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि आप बहुत जल्दी कोई बड़ा बदलाव ला सकते हो इसमें। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था देश खुद ही विकसित करता है। देखो, विकसित कर रहा है, कोई थोपा नहीं जा रहा ऊपर से कि नहीं इतने दल होंगे, ये दल होंगे, वो नहीं होता। जैसी उसकी व्यवस्था होती है, जैसा उसकी परिस्थितियां होती है, वैसे ही दलीय व्यवस्था हो जाती है। अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो इसका कारण यह है कि 2 या 3 पार्टियां पूरे मुल्क के सामाजिक विभाजन को नहीं सामने ला सकती ना। सिर्फ 2 या 3 पार्टियां मिलके पूरे भारत के लोगों के, तो भारत में विविधताएं कितनी है, भारत में विविधताएं बहुत ज्यादा है।